डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस चैप्टर के जो लास्ट पॉइंट है, जो अपन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वाला जो चैप्टर था, उस चैप्टर के जो अपना लास्ट पॉइंट है नॉइज पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये हमारे बीए थर्ड ईयर के ज्योग्राफी के सेकंड पेपर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का पार्ट है। शोर प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। प्रकृति में कोई भी वस्तु की जो सामान्य आवाज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं, साउंड। जब ध्वनि की तीव्रता इतनी ज़्यादा हो जाए कि वह हमारे कानों को अच्छी नहीं लगे तो हम उसे क्या कहते हैं? शोर। जब तक कोई चीज़ हमारे कानों को कर्णप्रिय लगती है तब तक तो वो क्या है? ध्वनि। लेकिन जब से ही जो ध्वनि या साउंड इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारे कानों को अच्छा नहीं लगे तो हम उसे क्या बोल देते हैं? शोर कहते हैं। शोर जो है वो अंग्रेजी भाषा के शोर को अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? नॉइज बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा के नोइजा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अवांछित या अप्रिय ध्वनि जो परेशानी का कारण बनती है। यानी जो हमारा ध्वनि है जिसको हम अंग्रेजी में नॉइज बोलते हैं, ये लैटिन भाषा के नोइजा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अवांछित या अप्रिय ध्वनि। गलत स्थान पर गलत समय में गलत ध्वनि को भी क्या बोलते हैं? शोर कहा जा सकता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं की सुनने की निश्चित सीमा होती है। इससे अधिक ध्वनि हो जाने पर वह हानिकारक प्रभाव छोड़ने लगती है। इस प्रकार ध्वनि या आवाज़ को शोर प्रदूषण का प्रमुख प्रदूषक माना जाता है। आवाज़ की उत्पत्ति विभिन्न प्राकृतिक तथा मानव जनित स्रोतों से होती है। ध्वनि यद्यपि वातावरण के एक अभिन्न अंग है, लेकिन वर्तमान यांत्रिक युग में लगातार बढ़ रहे औद्योगिक संयंत्रों, परिवहन के साधनों तथा अन्य मानव जनित ध्वनि प्रसार कार्यों के कारण ध्वनि का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे ध्वनि प्रदूषण का कारण बन गया है। ये सभी क्रियाएं मानव अपने लिए तथा समाज के लिए विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए करता है, जो कि अत्यावश्यक भी हैं, लेकिन इनका प्रभाव एक निश्चित सीमा के अंदर ही रहना चाहिए। यानी कार्य तो हमें सभी करने चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन हर कार्य की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। उस लिमिटेशंस या सीमा को ध्यान में रख के यदि वो कार्य किया जाए तब तो वो कार्य फलदायी होता है, नहीं तो वो कार्य हमारे लिए क्या बन जाता है? एक नई समस्या। ये सभी जो क्रियाएं हैं जिनकी हमने ऊपर बात की है, ये सभी की सभी क्रियाएं हमारे औद्योगिक क्रांति की देन है। किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं होना चाहिए कि पहले मानव पूर्ण निःशब्द वातावरण में रहता था। आदिम काल के वातावरण में किसी न किसी प्रकार का प्राकृतिक शोर उपस्थित रहता ही था, जैसे कि बादलों का गरजना, बिजली की कड़कना या बिजली का चमकना, तूफानी हवाओं का शोर है, चिड़ियों का जो सुबह सुबह कलरव है, तथा जीवों की अन्य प्रकार की जो गतिविधियाँ थी, ये सारी की सारी गतिविधियाँ हमारे औद्योगिक क्रांति से पहले मौजूद थी, आज भी मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि इनकी ध्वनि एक लिमिटेशंस में थी, तो इसलिए ये ध्वनि कहलाई, शोर नहीं कहलाया। तो ये जो ध्वनियाँ थी या जो इनका जो शोर हम कह सकते हैं, वो वर्तमान की तरह इतना घातक नहीं था। अतः मानव ने अपने क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति में ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न किया है। तो
मनुष्य क्या है, वही करता है जिसकी अनुमति उसे प्रकृति करा सकती है, तथा जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है वह कदापि नहीं होगा। यानी प्रकृति हमेशा इस बात की कोशिश करती है कि मनुष्य वो कार्य करे जो उसके लिए अनुकूल हो। मनुष्य कदापि वो कार्य नहीं करे, या प्रकृति कभी भी मनुष्य को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती या नहीं करती है जो भविष्य में उसके खुद के लिए ही हानिकारक होता है। प्रकृति न तो क्रूर है, न ही वह निष्ठुर है जो नियमानुकूल चलती रहती है। प्रकृति के ये नियम एक संतुलित विधि से चक्रीय रूप में चलते रहते हैं। लेकिन अपने आप को प्रकृति विजेता कहने वाला आधुनिक मानव अपने भौतिक तथा मानसिक बल से प्रकृति पर विजय की कामना करते हुए अनेक विकृतियों को जन्म दे रहा है, जिनमें ध्वनि प्रदूषण भी एक विकृति है। शोर प्रदूषण की परिभाषा। सामान्य रूप से एक अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। इसके द्वारा मनुष्य में अशांति तथा बेचैनी उत्पन्न होती है तथा उनकी कार्य क्षमता में व्यवधान होने या व्यवधान पड़ने लगता है। शोर मनुष्य की श्रवण क्षमता तथा मस्तिष्क में अव्यवस्था उत्पन्न करके मानव शरीर में अशांति एवं थकावट उत्पन्न करता है। अतः जब कोई ध्वनि शोर का रूप धारण कर लेती है तो वह प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती है। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण उस दशा को कहते हैं जब ध्वनि की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि मनुष्य की मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करने लग जाए। मैक्सवेल महोदय ने शोर प्रदूषण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शोर वह ध्वनि है जो अवांछनीय है। यह वायुमंडलीय प्रदूषण का एक प्रमुख प्रकार है। इस प्रकार ध्वनि को शोर प्रदूषण के रूप में चिन्हित होने तक की सीमा विभिन्न आधारों के अनुसार विभिन्न रूप में निर्धारित की जाती है। शोर प्रदूषण एक तरीके से सब्जेक्टिविटी होते हुए भी इसके निर्धारण के लिए कई परिमाणात्मक आधार निश्चित किए गए हैं। जैसे कि कहने का तात्पर्य है कि कोई ध्वनि शोर कब होगी, ये एक्चुअली अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार से डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी एक ऐसा पैमाने बनाए गए हैं या कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो ये बताती हैं कि ये ध्वनि शोर प्रदूषण है की ध्वनि है या सामान्य ध्वनि है। जैसे नींद नहीं आना, खीज, कार्य क्षमता में गिरावट, कानों में क्षति पहुंचना, बोलने में व्यवधान पड़ना आदि वो आधार हैं जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कोई ध्वनि क्या है, प्रदूषित है या नहीं है। ध्वनि सदैव किसी न किसी प्रकार की गति के साथ संयुक्त रहती है, जैसे चलने, दौड़ने, कंपन आदि के समय उत्पन्न ध्वनियाँ। इस प्रकार ध्वनि गति से संबंधित होने के कारण ऊर्जा का एक रूप मानी जाती है। ध्वनि का मापन और इसकी तीव्रता। ध्वनि का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे श्रवण विज्ञान कहा जाता है। प्रकृति में उत्पन्न वाली विभिन्न ध्वनियों को अभिव्यक्त करने के लिए ध्वनि की मापक इकाई होती है डेसिबल। यानी ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई को क्या कहा जाता है, डेसिबल कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता का माप बेल है। ध्वनि की तीव्रता का मापना क्या बेल है, एक बेल का 10वां भाग क्या कहलाता है, डेसिबल कहलाता है। इस प्रकार डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई है। इसे संयुक्त रूप से डीबी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। शोर का मापन मापक यंत्र से करते हैं। डेसिबल मापक शून्य से प्रारंभ होता है। इसके उपरांत ध्वनि की प्रबलता को ऊर्जा के पार्श्विक संबंध के माध्यम से विभिन्न स्तरों में मापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानकों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण की मात्रा दिन के समय 55 तथा रात्रि के समय 45 या 45 डेसिबल होनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्रों में इसकी सीमा दिन में 75, रात्रि में 70 डेसिबल तय की गई है, जबकि व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65, रात्रि में 55 डेसिबल तथा शांत क्षेत्रों में दिन में 50, रात्रि में 40 डेसिबल निर्धारित की गई है।
अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और न्यायालयों के आसपास 100 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र को शांत घोषित किया गया है। आवर्ती के आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। सर्वे या सर्वे पारास, इसमें सर्वे पारास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। दूसरी प्रासर्वे अल्ट्रासोनिक, सर्वे पारास से अधिक आवृत्ति की तरंगों को प्रासर्वे तरंगें कहते हैं। प्रासर्वे ध्वनि तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने एवं छिपी हुई वस्तुओं को पता लगाने में किया जाता है। अवसर्वे तरंगे या इंफ्रासोनिक तरंगे, सर्वे पारास से कम आवृत्ति की तरंगों को अवसर्वे या इंफ्रासोनिक तरंगे कहा जाता है। स्पष्ट है कि 60 डेसिबल से अधिक होते ही ध्वनि प्रतिकूल प्रभाव छोड़ना प्रारंभ कर देती है। 100 डेसिबल की ध्वनि अत्यधिक तीव्र तथा असुविधाजनक श्रेणी में आ जाती है। अन्य तीव्र ध्वनियों में मीटर हॉर्न 110 डेसिबल माना जाता है, रेलगाड़ी का शोर 110 से 130 डेसिबल माना जाता है तथा जेट यानों की जो उड़ान है उसको कितना माना जाता है, 150 डेसिबल का माना गया है। ये अत्यधिक असहनीय एवं पीड़ाजनक वाली ध्वनियाँ हैं। तो ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि शोर प्रदूषण किसे कहते हैं, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, इस वीडियो में पढ़ा है हमने आज। अगले वीडियो में शोर प्रदूषण के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे।